हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के अपवाह तंत्र में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर भारत के विशाल मैदान को जो देखा था, तो उसमें 3 अपवाह तंत्र को देखा था। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। उसी समय हम लोगों ने जल विभाजक के विषय में बात किया था कि जल विभाजक क्या होता है। तो जो दो जल तंत्र को एक दूसरे से अलग करता है वो जल विभाजक कहलाता है। लेकिन भारत के पूरे मानचित्र पर देखें तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको जान लेते हैं। जल विभाजक एक लाइन है जो भारत के बीचों बीच खींचा गया एक लाइन है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता क्या है जल विभाजक। तो यहाँ पे क्या है, पश्चिमी जो घाट है वो भारत के लिए जल विभाजक का काम करती है। तो इस तरह से जिस लाइन को मैंने खींचा है वो क्या करता है, मतलब कि लाइन के लेफ्ट वाले साइड में क्या होगा कि ये लाइन के जो लेफ्ट वाला साइड है इसमें क्या होगा कि जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में मतलब कि जो नदी है वो उद्गम होकर वो अरब सागर में गिरेगी, परंतु जो राइट साइड है वो नदियां क्या है कि जो निकलेगी तो ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो यहाँ पे ये जल विभाजक है। तो पश्चिमी घाट क्या करता है, जल विभाजक काम करता है भारत के लिए। समझ गए। तो हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत क्या है, तो पश्चिमी घाट द्वारा जल विभाजक का निर्माण किया जाता है। अब प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होंगी इसके विषय में जान ले कुछ। तो ये नदियाँ मौसमी नदियाँ होंगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इसमें बारिश होगा तो इन नदियों में पानी भरपूर रहेगा, अगर इसमें बारिश नहीं होगा तो इसमें पानी की कमी हो जाएगी। तो ये नदियाँ हिमालय से निकलने वाली नदियों की अपेक्षा कम द्रोणी वाली नदी होती है, इनका विस्तार जल ग्रहण क्षेत्र कम होता है। समझ गए। क्योंकि हिमालय की जो नदियाँ हैं उनके लिए 2 जल स्रोत है, जैसे कि एक है उनकी हिमालय पे जो हिमानी स्थित है वो, दूसरी क्या है वर्षा का जल। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में ऐसा नहीं है। तो हम लोग कुछ नदी है उनको जान लेते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदी है। तो जैसे यहाँ पे है एक महानदी है, गोदावरी है और कृष्णा है, कावेरी है। ये जो नदियाँ हैं ये पश्चिमी घाट से निकलती है। ये जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, लेकिन ये क्या है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। समझ गए। तो इसी में से दो नदी है जो अपवाद है, जो जाकर अमरकंटक से एक नदी अमरकंटक से निकलती है और एक नदी जो है छत्तीसगढ़ से के कुछ वाले पार्ट से निकलती है, और ये जाकर क्या करती है कि ये बंगाल की खाड़ी में ना गिर के अरब सागर में गिरती है। समझ गए। तो इसको देख लेते हैं। तो थोड़ा सा क्या है यहाँ पे कि जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है वो क्या डेल्टा का निर्माण करती है। किस चीज़ का निर्माण करती है, तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है। वहीं पर दूसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है वो ज्वादरनमुख का निर्माण करती है। क्या करती है, ज्वादरनमुख जो है उसका निर्माण करती है। अब ये क्या है, तो इसको हम लोग मैप के माध्यम से पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया था और इसको हम पढ़ा भी था, लेकिन अभी भी थोड़ा सा एक मैं बता देता हूँ। जैसे कि क्या है कि पश्चिमी घाट के अपेक्षा पूर्वी घाट थोड़े कम धीमा है, धीमा ढलान है उसमें, वहाँ पर जो स्लोप है वो तीव्र न होकर धीमा है। तो ये क्या करेगा कि जो नदियाँ यहाँ से निकलेगी वो नदी जहाँ समुद्र मिलने जाएगी वहाँ पे क्या करेगी कि अपने सेंडिमेंट को जमा कर देगी, और वो सेंडिमेंट बाद में जाकर क्या हो जाएगा, डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। ये जमा होते जो होते सेंडिमेंट का जब डिपोजिशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। लेकिन पश्चिमी घाट से जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है वो नदियों के लिए ऐसा स्थिति नहीं पैदा होगी, क्योंकि पश्चिम घाट की जो नदियाँ हैं वो डायरेक्ट ढलान है ऐसे। तो ये नदी डायरेक्ट क्या होती है कि बहते हुए आती है और डायरेक्ट जाकर अरब सागर में गिरती है। तो वो क्या करती है, डेल्टा ना बनाकर ज्वादरनमुख बनाती है। समझ गए। ये अपने साथ जो सेंटीमेंट लाई डायरेक्ट जाकर अरब सागर में डायरेक्ट गिराती है, मतलब सागर में डायरेक्ट गिराती है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ज्वादरनमुख का निर्माण होगा, न कि डेल्टा का निर्माण होगा। समझ गए।
तो हम लोग फिर देखते हैं नर्मदा द्रोणी क्या है। नर्मदा नदी द्रोणी है तो इसको देखते हैं। नर्मदा क्या है, तो ये नर्मदा का उद्गम क्या है, मध्य प्रदेश का अमरकंटक पहाड़ी है। अमरकंटक से ये नदी निकलती है और भ्रंश के होते हुए ये सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ी के बीच में, सतपुड़ा है, ये विंध्य है और यहाँ सतपुड़ा पहाड़ी है। तो यहाँ से क्या करता है, ये नदी भ्रंश घाटी से होते हुए ये पश्चिम घाट से होकर जाकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। अब यहाँ क्या है, एक यहाँ पे जल प्रपात का निर्माण होता है जिसे धुआंधार जल प्रपात कहते हैं। समझ गए। तो फिर हम लोग अब क्या है, जो नदियाँ हैं नर्मदा की जो सहायक नदी है वो समकोण वो क्या करेगी, तो वो क्या करेगी, अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है। अब जैसे कि क्या है, नर्मदा नदी ऐसे बह रही है तो सामने से जो नदी आएगी वो इस तरह से जाकर मिलेगी। ठीक है। अब क्या है, नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात के कुछ भागों में बहती है। ये मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए जाकर अरब सागर में मिल जाती है। समझ गए। अब जैसे क्या है तापी, तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, मैंने वहाँ पे अमरकंटक बता दिया था, छत्तीसगढ़ बता दिया था, लेकिन वो क्या है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलकर सतपुड़ा श्रृंखला से बहते हुए नर्मदा के समांतर बहती है। समझ गए। और इसकी जो द्रोणी है वो किन किन राज्यों में है, तो इसकी द्रोणी जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। समझ गए। फिर क्या है, इसकी जो कुछ सहायक नदी है, कहने का मतलब ये है अरब सागर में पश्चिम घाट से कुछ नदी जो निकलती है वो जाकर गिर जाती है कहाँ, तो ये नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। जैसे कि पश्चिम की ओर से कुछ नदियाँ जो बहते हुए आती है तो वो है साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार। अब ये साबरमती, माही और भरतपुजा जो है ये गुजरात वाले पार्ट में बहती है, पेरियार जो है केरल में बहती है। समझ गए। अब क्या, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी कहने का मतलब नहीं, ये मुख्य नदी है। समझ गए। तो इसका जो है क्या है, तो इसकी लंबाई जो है 1500 किलोमीटर है। समझ गए। अब क्या है, इसका 50% जो भाग है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट से निकलती है। समझ गए। और ये बहती क्या है, 50% इसका जो भाग है वो महाराष्ट्र में ही बहती है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में बहती है। गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे पूर्णा है, भद्रा है, प्राणहिता है, मंजरा है, वेनगंगा है और पेनगंगा है। इसकी कुछ सहायक नदी है जो इनमें जाकर मिलती है। समझ गए। अब इसे दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा इसलिए कहा जाता है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है और गंगा की तरह ही यह पवित्र माना जाता है इसको, इसीलिए दक्षिण की गंगा कहा जाता है। महानदी, ये उड़ीसा के उच्च भूमि से निकलती है, छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, 860 किलोमीटर है। द्रोणी, इसकी द्रोणी जो है कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उड़ीसा में। समझ गए। अब हम लोग फिर देखते हैं कृष्णा नदी को। अब कृष्णा नदी क्या है, तो पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से निकलती है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जल ग्रहण क्षमता है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदी है। अब क्या है, इसकी द्रोणी कहाँ कहाँ है, तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश में यह नदी बहती है। कावेरी, कावेरी क्या है, यह निकलती कहाँ से, तो यह ब्रह्मगिरी से निकलती है। पश्चिम घाट में एक ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी है, वहाँ से यह निकलती है और अरब सागर में तमिलनाडु के पास कुंडलूर में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी कुछ सहायक नदी जैसे अमरावती है, भवानी है, हेमावती है, काबिनी है। इसकी कुछ सहायक नदी है। ये इसकी जो नदी द्रोणी है, यह नदी कहाँ बहती है, तो ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में बहती है। समझ गए। पृथ्वी की सतह अब क्या है, इस तरह से ये नदी बहती है। फिर देखिए हम लोग, तो कुछ नदी जो है छोटी नदी है
और वो क्या है, किसी की सहायक नदी है। जैसे क्या है, यहाँ पे दामोदर नदी है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, वैतरणी है, स्वर्ण रेखा कुछ नदी जो उदाहरण है, जो ये दक्षिण भारत की ही नदी है। समझ गए। अब झीलें क्या है, तो झील क्या होता है कि जैसे कोई जगह है, समझ गए, पृथ्वी को पर कोई गर्त है और वहाँ पे जाकर जल जमा हो गया हुआ है, तो वो क्या हो गया, उसे झील नाम दे दिया गया है। समझ गए। और ये क्या है, तो ये पर्यटन स्थल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो डल झील है या बुलर झील है, तो डल झील में क्या है, तो वहाँ पे घर की तरह छोटे छोटे घर की तरह क्या है, नाव बनाकर लोग उसमें पर्यटन करते हैं और विहार करते हैं। समझ गए। अब इसी तरह से क्या है, कैस्पियन सागर एक मृत सागर है और अरल सागर है। ये मध्य एशिया में कुछ झील हैं जो बड़ी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। समझ गए। अब क्या है, जैसे कि जो नदी है खास करके क्या है, वो हिमानी में जो है और बर्फ के चादर से फलस्वरूप बना हुआ है। समझ गए। अब जैसे कुछ नदियां हैं जिनका निर्माण कुछ का तो प्रकृति द्वारा हो गया है, कुछ का निर्माण मानव निर्मित भी है। समझ गए। अब जैसे गोखुर झील क्या है, तो गोखुर झील एक चाप के आकार का होगा। जैसे कि वो कैसा है, तो वो इस तरह का आकार का होगा। समझे, मतलब किसी पशु के खुर की तरह दिखता है, इसीलिए इसको गोखुर झील नाम दे दिया गया है। समझ गए। अब लैगून झील क्या है, तो चिलिका, पुलिकट, कोलेरू झील जो है ये लैगून झील है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो पानी है समुद्र के माध्यम से इसमें पानी आकर जमा हो जाता है, तो इसे लैगून झील कहा गया है। अब ये क्या है, तो ये अंतर्देशीय मार्गों के लिए ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। कुछ झीलें जैसे मौसमी होती है, तो जैसे क्या है, राजस्थान का झील है सांबर झील, जो बारिश के समय में पानी भर जाता है, और ये झील मौसमी झील है। ये क्या है, लवण युक्त झील है, यहाँ नमक का भी निर्माण किया जाता है। समझ गए। मीठी पानी के अधिकांश झील कहाँ होंगे, तो हिमालय वाले क्षेत्र में होंगे। समझ गए। बुलर झील जो क्या है, तो बुलर झील जो है यह भूगर्भीय क्रियाओं से बना हुआ है। अब बुलर झील जैसे कि है, एक क्या होता है कि ज्वालामुखी के कारण भी झील का निर्माण होता है, जिसे क्रेटर भी बोलते हैं। समझ गए। और कुछ झील है जो ज़मीन के खिसकने से या ज़मीन के टूटने फूटने से भी गड्ढा होने के कारण उसमें पानी जम जाता है, तो झील का निर्माण होता है। कुछ झीलें हैं जो हिमालय वाले क्षेत्र में है, डल झील है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकताल है और बड़ा पानी झील है। ये सारी झील जो है हिमालय वाले क्षेत्र में है, जो मीठे पानी की झील है। समझे। अब कृत्रिम झील है, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर भाखड़ा नांगल परियोजना से एक झील का निर्माण किया गया है, जो कृत्रिम झील है। समझ गए। अब नदियों के अर्थव्यवस्था पर क्या महत्व है, तो नदियों के अर्थव्यवस्था पर क्या महत्व होगा, तो ये नदी जो है क्या है, कृषि क्षेत्र में उपजाऊ का काम करती है, या बड़े बड़े जो नगर होते हैं वह इन्हीं के किनारे बसे होते हैं। दूसरा यह क्या है कि व्यापार के अंतर्राज्यीय जल मार्ग का इस नदी का उपयोग इस रूप में भी किया जाता है, अंतर्राज्यीय जल मार्ग के रूप में भी किया जा सकता है। समझ गए। अब जैसे क्या है, नदी प्रदूषण, तो नदी प्रदूषण क्या है कि औद्योगिक कचरे होंगे या जो औद्योगिक रसायन है वो सब क्या होंगे, जब पानी में मिल जाएंगे तो ये नदी प्रदूषण को जन्म देगा। समझ गए। इस तरह से हम लोगों ने सारे जो अपवाह तंत्र से संबंधित क्लास 9th में जितने भी सारे फैक्ट थे उसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ वो आप लोगों के पास पहुंच जाए और आप उसे देख लें। समझ गए। तो आज इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। थैंक यू आप लोगों का टाइम देने के लिए।